हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम क्रैकर। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 6 से 12 साइंस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 2 भोजन के घटक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पहली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जा कर के उसे देख लें। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भोजन के घटक, तो जैसा कि हमारे चारों तरफ की कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, तो वो प्रत्येक वस्तु किसी न किसी टुकड़े में से बनी हुई होती है। तो उसी प्रकार भोजन के भी कई टुकड़े होते हैं जिन्हें हम घटक कहते हैं। तो जो भोजन के घटक हैं, जो आवश्यक घटक, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जो कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व मौजूद हैं, जिन्हें हम नाम से जानते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये जो पांच आवश्यक घटक हैं, ये 5 पोषक तत्व है जो बहुत ही आवश्यक हैं। इनके अतिरिक्त 2 और भी हैं पोषक तत्व, जिन्हें हम क्रमशः जल तथा अक्षांश, जिसका एक नाम है आहारी रेशे, भी शामिल है। ठीक, तो पोषक तत्व को जो हमारे शरीर में है या नहीं है, इसके मौजूदगी के परीक्षण के लिए कुछ हम परीक्षण प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। तो जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो मुख्यतः सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, जो कि मंड और शर्करा होती है। मंड और शर्करा, ये जो मंड और शर्करा है, यही 2 कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मंड का परीक्षण करेंगे। तो मंड के परीक्षण के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा कुछ कच्ची सामग्री का और तनु आयोडीन का विलयन का। तो हमें कुछ कच्ची सामग्री लेंगे और उसमें तनु आयोडीन की 2 या 3 बूंद डालेंगे। आयोडीन विलयन 2 या 3 बूंद डालेंगे किसी कच्ची सामग्री में, और कुछ देर के बाद अगर उस कच्ची सामग्री का जो रंग होता है वो नीला या काला रंग हो जाए, नीला या काला रंग, तो हम उसमें मंड की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अर्थात अगर कच्ची सामग्री में तनु आयोडीन की 2 या 3 बूंद डालने पर उसका रंग नीला या काला होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस कच्ची सामग्री में मंड का उपस्थिति है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए, यहाँ पे मंड का परीक्षण हो रहा है, जहाँ पे ये तनु आयोडीन का विलयन है, इसमें कुछ कच्ची सामग्री है, और इस तनु आयोडीन की विलयन डालने पर देखिए एक रंग है जो नीला या काला हो रहा। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रोटीन का परीक्षण। तो प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो प्रोटीन का परीक्षण के लिए हम सबसे पहले कुछ खाद्य पदार्थ लेंगे, और अगर खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेंगे। अगर ठोस नहीं है यानी कि द्रव है तो द्रव है तो हमें आसानी होगी। अगर द्रव नहीं है तो ठोस है तो उसको हम आसानी करने के लिए पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेंगे। उसके बाद एक परखनली लेंगे साफ, उसमें 10 बूंद जल डालकर चूर्ण से मिला लेंगे। अर्थात अगर द्रव है तो उसको चूर्ण से मिला लेंगे, और अगर ठोस है तो उसको 10 बूंद जल में ही मिला करके उस प्रखनली में मिला लेंगे। उसके बाद एक ड्रॉपर लेंगे, और ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। उसके बाद उसको अच्छी तरह से हिला डुला करके अच्छी तरह से मिला लेंगे, और कुछ देर के बाद प्रखनली को देखेंगे कि उस प्रखनली के अंदर जो विलयन है उसका रंग बैंगनी कलर का हो रहा है कि नहीं। अगर बैंगनी कलर का वो रंग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस खाद्य पदार्थ में जो हम लिए थे उसमें प्रोटीन की मौजूदगी है, यानी कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। देखिए, यहाँ पे एक प्रोटीन का परीक्षण हो रहा है, जिसमें देखिए यहाँ पे एक कॉस्टिक सोडा है और कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का विलयन लेते हैं। ये ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में खाद्य पदार्थ का जो ठोस है उसका चूर्ण बना हुआ और इसमें जल मिला हुआ। नेक्स्ट आते हैं वसा का परीक्षण। तो वसा का परीक्षण करने के लिए सबसे आसान है, इसमें कोई भी प्लेन कागज या सादा कागज लेंगे, उसमें उस खाद्य पदार्थ को लपेट देंगे। लपेट करके उसको फिर कागज को लपेटे को सीधा कर लेंगे, और सीधा करके देखेंगे कि उस कागज पर तेल के कुछ धब्बे हैं कि नहीं। अगर उसमें कुछ तेल के धब्बे आ जाते हैं तो यह दर्शा देता है कि इसमें वसा की मौजूदगी है, यानी किसी की कागज पर तेल का जो धब्बा होगा वो वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। कागज पर जो तेल के धब्बे होंगे वसा की उपस्थिति दर्शाएगा। देखिए,
जो हमारे भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं तो वो हमारे शरीर में उनका कार्य क्या है, वो हमारे शरीर को किस तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो जो पोषक का हमारे शरीर में कार्य, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है वसा। तो वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट और वसा में, तो उसमें से वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो वसा से ज़्यादा ऊर्जा लेने के चक्कर में ज़्यादा वसा का सेवन करने लगते हैं। इसका परिणाम उन्हें बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है और वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जो कि हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि अभी हम बता दिए। नेक्स्ट है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन यानी वैसा भोजन जिसमें सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है, तो उस भोजन को हम ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जानते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों। देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ वसा के स्रोत हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आलू दर्शा रहा है, एक गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, मक्का है, और बाजरा है, चावल है, गेहूं है, शकरकंद है। ये सब है जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। और कुछ वसा के स्रोत हैं। तो देखिए वसा के कुछ पादप स्रोत हैं और कुछ जंतु से पाए जाने वाले स्रोत हैं। तो देखिए पादप स्रोत में मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तिल है, मूंगफली है, और ये गिरी है। सॉरी, यहाँ पे मूंगफली का तेल नहीं होता बल्कि मूंगफली होता है, जो कि हम पहले बोल दिए। नेक्स्ट देखिए कुछ जंतु स्रोत हैं। तो जंतु स्रोत में जो होते हैं वो मक्खन होते हैं, अंडा, क्रीम, दूध, घी, मांस, मछली, ये सब है जो वसा के जंतु स्रोत हैं, क्योंकि ये सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में किस प्रकार से मदद करता है। तो प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो शरीर के वृद्धि अथवा स्वस्थ रहने के लिए होता है। शरीर की वृद्धि अथवा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि करती है, इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के स्रोत। तो देखिए प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत है, देखिए कुछ पादप स्रोत हैं। तो पादप स्रोत में तुअर दाल, मूंग दाल, चना दाल, और ये मटर, सोयाबीन और ये मूंग, ये सब जो कि एक तरह का दलहन होता है। सभी दलहन में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि दलहन पदार्थ है उसमें प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जंतु स्रोत में जो है वो देखिए दूध है, अंडा है, पनीर, मछली और मांस, ये सब में प्रोटीन है जो कि पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन है जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। अगर कोई प्रकार का रोग होता है तो उसकी रक्षा, रोगों से लड़ने के लिए जो रक्षा करता है वो हमें विटामिन मदद करता है। तो विटामिन से हमारे शरीर को रोगों की रक्षा होती है। देखिए इसके अलावा इसका जो काम है वो आँख, हड्डी जो कि हम अस्थिया बोलते हैं, दांत, मसूड़े, ये सबको स्वस्थ रखने में विटामिन हमको मदद करता है, सहायता करता है। देखिए विटामिन के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। देखिए विटामिन बी का जो है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स चलता है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स चलता है, जिसमें कि विटामिन B1, विटामिन B2, इस तरह से B7 तक होता है। और भी होता है विटामिन B12 भी होता है, जिसे विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे शरीर विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए का कार्य क्या। तो जो हमारे त्वचा और आँख को जो स्वस्थ रखता है, हमारी त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है, वो विटामिन ए करता है। और विटामिन डी का जो कार्य है वो हमारे अस्थियाँ और दांत के लिए, अस्थियाँ अर्थात हड्डी, हड्डी और दांत के लिए
कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। देखिए विटामिन के कुछ स्रोत है, कहाँ कहाँ विटामिन पाया जाता है। तो देखिए विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो है पपीता, विटामिन ए में है पपीता, गाजर, आम और ये है दूध। और विटामिन बी के जो स्रोत हैं, विटामिन बी के स्रोत हैं वो यकृत, जिसे मांस कह सकते हैं, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। विटामिन सी के स्रोत हैं वो संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, आंवला और नींबू। जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी वो आंवला में पाया जाता है। देखिए ये आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, यानी विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है, तो आंवला होता है। देखिए इसमें जो विटामिन सी पाया जाता है वो मुख्यतः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे संतरा हो, चाहे आंवला हो, चाहे नींबू हो, ये सभी खट्टे पदार्थ होते हैं, टमाटर खट्टे पदार्थ होते हैं। तो मुख्यतः खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। देखिए विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, तो विटामिन डी है मछली है, अंडा है, यकृत मांस है, दूध है और मक्खन है, ये सब में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर को उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी खनिज लवण के हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में उपयोग होता है, जो कि उचित विकास, हमारे शरीर का उचित विकास, थोड़ा सा अच्छा सा विकास और अच्छा स्वास्थ्य के लिए। देखिए हमारा जो चावल होता है वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चावल से मिलता है, क्योंकि चावल खाने से हमें ऊर्जा तुरंत मिलता है। देखिए कुछ खनिज लवण के स्रोत हैं, तो खनिज लवण के स्रोत देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, पालक है, अदरक है, मछली है, ये सब है जो आयोडीन के स्रोत है। और ये नमक है, नमक आयोडीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस के स्रोत, तो दूध, केला, मिर्च और गेहूं, चावल, ये सब फास्फोरस के स्रोत हैं, ये सब फास्फोरस के स्रोत हैं। ये सब है जो कि आयोडीन के स्रोत हैं, ये सब आयोडीन के स्रोत हैं, ये आयोडीन का स्रोत है और ये फास्फोरस का स्रोत है, फास्फोरस का स्रोत है। नेक्स्ट आते हैं ये कैल्शियम के स्रोत, तो कैल्शियम के स्रोत में दूध और अंडा है, और लोहे के स्रोत में पालक के साग, सेब और यकृत, ये सब है जो कि लोहा के स्रोत है, ये सब लोहा के स्रोत है। और ये सब जो है जो कि है वो है कैल्शियम के कैल्शियम के स्रोत हैं, कैल्शियम के स्रोत हैं। नेक्स्ट आते हैं रुक्षांश, तो जो हमारा छठा पोषक तत्व है रुक्षांश, तो रुक्षांश जिसे हम आहारी रेशा भी कहते हैं, रुक्षांश को हम क्या कहते हैं, आहारी रेशा। तो मुख्य रूप से जो आहारी रेशा का कार्य है, जो हमारे शरीर में ये कोई पोषक प्रदान नहीं करता, मगर फिर भी इसका हमारे शरीर का ये आवश्यक अंग है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। वो कार्य इसका ये है कि अगर कोई भोजन जो हम खा लेते हैं वो शरीर में नहीं पचता, तो उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता जो करता वो वही रुक्षांश करता। तो रुक्षांश का कार्य है कि हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये सहायता करता है। इसके बाद जल आते हैं, तो जल है जो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल का काम है कि जो भोजन में उपस्थित जो पोषक है उसको अवशोषित करता है। जल भोजन में जितना भी उपस्थित पोषक होते हैं, नेक्स्ट ऊपर वाला उसको अवशोषित करते हैं। देखिए जल का कुछ और भी काम है हमारे शरीर में, ये है जो कि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, अब देखिए जल, तो जल जो है हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल का काम होता है जो पोषक हमारे शरीर में उपस्थित है उसको अवशोषित करना। जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर में उपस्थित है उसको क्या करना, अवशोषित करना, जल का कार्य। देखिए जल का यही कार्य सिर्फ नहीं है, जल का एक और कार्य है। तो जल का जो कार्य है, जो हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि मूत्र होते हैं और पसीना, इसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन, तो जल। जो जल है जो हमारे शरीर में पसीना जो अपशिष्ट पदार्थ है और मूत्र उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार, तो संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें कि सारे
पोषक तत्व एक अनुचित अनुपात में उपस्थित हो, मतलब कि ज़्यादा ना हो ना ही कम हो। तो देखिए वैसे भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व है जो उचित मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम, यानी एवरेज उपस्थित हो, तो वो पर्याप्त मात्रा में उसमें रुक्षांश भी शामिल हो और जल भी शामिल हो, तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी संतुलित आहार वैसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो एक उचित मात्रा में और इसके साथ साथ रुक्षांश और जल भी शामिल हो। नोट, अगर देखिए भोजन पकाने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं, यानी किसी भी भोजन को अगर हम पकाते हैं तो उसमें से विटामिन सी है जो आसानी से नष्ट होते हैं, और भी विटामिन नष्ट होते हैं और पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं, मगर जो विटामिन सी है वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ऊर्जा लेने के चक्कर में वसा का अत्यधिक सेवन करते हैं, जिसके कारण उन्हें मोटापा का शिकार होना पड़ता है। देखिए हमारे शरीर में अगर पोषक तत्व को एक उचित मात्रा नहीं मिल पाए या फिर पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? तो उसका परिणाम यही हो सकता है कि उसे रोग हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अभावजन्य रोग। तो देखिए एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव, यानी एक या उससे अधिक पोषक तत्वों का अभाव, यानी कि वो कम मात्रा में हमारे शरीर में उसको हम भोजन में लेते हैं, तो हमारे शरीर में उसके कारण रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। जो रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग होते हैं। यानी कि अगर पोषकों का बढ़िया से अभाव हो गया, यानी कि वो हमें उचित मात्रा में नहीं मिला पोषक तत्व, तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कि भिन्न भिन्न पोषक तत्व की कमी से कौन कौन रोग होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन की कमी से। तो जो प्रोटीन की कमी से अगर हम शरीर में प्रोटीन पोषक तत्व नहीं लें या फिर कम मात्रा में लें, तो उसके कारण हमें वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाता है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा की बीमारी हो जाती है, पेचिश इत्यादि बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। तो प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश इत्यादि बीमारी होती है। नेक्स्ट है, देखिए सभी अभावजन्य रोग को रोकथाम एक संतुलित आहार से लेने से होती है, जो नीचे दिए गए सारणी में दिया गया है। तो देखिए किस किस पोषक तत्व की कमी से कौन कौन रोग होता है और उसको किस आहार लेने से वो ठीक हो जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से हमें क्षीणता दृष्टिहीनता रोग हो जाता है, जिसे हम रतौंधी भी बोलते हैं। इसे हम क्षीणता दृष्टिहीनता या रतौंधी बोलते हैं। तो इस रतौंधी में इसका लक्षण होता है कि कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, हमें दृष्टि कमज़ोर हो जाता है, अंधेरे या रात में कम दिखाई देता, और कभी कभी तो पूरी तरह से ही दिखाई देना बंद हो जाता है रात में। देखिए नेक्स्ट है विटामिन B1। तो B1 के जो कमी से होता है वो रोग होता है बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, जो कि दुर्बल पेशियों और काम करने की में ऊर्जा की कमी हो जाती है। पेशियां हमारी दुर्बल हो जाती हैं तथा काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन C। तो विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसके कारण हमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है विटामिन D की कमी से। तो विटामिन D की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है, जिसके कारण हमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाता है, जिसके कारण रिकेट्स के कारण अस्थियों यानी कि हड्डियों मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से हमें अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। अस्थियां और दंत क्षय यानी हड्डी और दंत का क्षय होने लगता है, कमजोर हो जाता है। इसके कारण देखिए इसका कारण होता है कमजोर अस्थियां तथा दंत क्षय। कमजोर अस्थियां कमजोर हो जाती है और दंत क्षय मतलब दांत हो जाते हैं जो टूटने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। इसके कारण जो गर्दन की ग्रंथि है वो फूल जाती है, हमारे जो गर्दन तर है जो फूल जाते हैं, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है।
आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है लोहा की कमी से, तो लोहा की कमी से हमें रक्तता रोग हो जाता है, जिसके कारण कमजोरी हो जाता है।